Good morning, dear students of BSc Part 1. Dear students, previous वीडियो में हमने oogenesis स्टार्ट किया था. oogenesis दैट इज़ अंड जनन या अंडाणु जनन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम oogenesis या अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं. और यह प्रक्रिया मादा प्राणियों में होती है, फीमेल एनिमल्स में यह प्रक्रिया होती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल एनिमल में होती है, जो हमने पढ़ लिया है. तो यह oogenesis की जो प्रोसेस है, इसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे ही 3 फेजेस होते हैं, 3 प्रावस्थाएं होती हैं. प्रथम प्रावस्था है मल्टीप्लिकेशन फेज़, और सेकंड जो फेज़ है वो है ग्रोथ फेज़, और थर्ड फेज़ होती है मैच्योरेशन फेज़, परिपक्वन प्रावस्था. यही तीनों प्रावस्थाएं हमने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन में पढ़ी थी, और यही तीनों प्रावस्थाएं oogenesis में भी होती हैं. लेकिन इन दोनों की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, वो अंतर भी हम पढ़ने वाले हैं. यह है oogenesis का डायग्राम. इस प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है. तो इस डायग्राम को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इस डायग्राम के द्वारा oogenesis को समझते हैं. यह डायग्राम आपके लिए थोड़ा इजी है. सबसे पहले हम कल पढ़े थे oogenesis की जो प्रक्रिया है वो ओवरी या अंडाशय में कंप्लीट होती है, और ये अंडाशय मादाओं में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में. वो हमने कल पढ़ ही लिया था. तो अंडाशय के अंदर oogenesis की अंडाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है. अंडाशय की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टार्टिंग में बनते हैं. ये भी हमने कल पढ़ा था. प्राइमरी फॉलिकल हमने कल पढ़े थे. उन्हीं प्राइमरी फॉलिकल से प्राथमिक पुटकों से अंडाणु का निर्माण होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ देखें, ये हैं प्राइमरी फॉलिकल. ये जो प्राइमरी फॉलिकल हैं, इनमें माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस समसूत्री विभाजन के द्वारा oogoनियम का निर्माण होता है. ये आप इधर देखें, ये है oogoनियम, और ये जो oogoनियम है इनमें लगातार समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता रहता है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि oogoनियम जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं. डिप्लॉयड मीन्स द्विगुणित, जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर, गुणसूत्रों का नंबर डबल होता है. डबल मीन्स 2n. जैसे ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स का नंबर, गुणसूत्रों का नंबर 46 होता है, हम सब जानते हैं, और 46 का हाफ हुआ है 23. तो जो 23 का जो सेट है क्रोमोसोम्स का, उसे हम n के द्वारा शो करते हैं. n इज इक्वल्स टू 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ऐसे ही जो 2n है उसे हम कहेंगे 2n इज इक्वल्स टू 46. तो n का एक सेट है, और 23 + 23, तो ये कितना, ये 2 सेट हो गए हैं. तो इन्हें हम 2n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है 2n. 2n का मतलब है कि यहाँ पर इसमें द्विगुणित क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. द्विगुणित मीन्स गुणसूत्रों के 2 सेट यहाँ पर उपस्थित
होते हैं। और हम जानते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता। जैसे 46 है तो जो डॉटर सेल हैं, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा, उनमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ये ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल है। कोई भी अगर हम दूसरा एनिमल लें, अगर उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले जितने हैं उतने ही डॉटर सेल में, पुत्री कोशिकाओं में रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सभी एनिमल्स में गुणसूत्रों का नंबर अलग अलग होता है। तो ये oogonia है। oogonia में माइटोसिस होता रहता है और इससे ये बनता है प्राइमरी oocyte। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, वैसे ही oogenesis में प्राइमरी oocyte बनता है। और इसका जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 2n ही है। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी oocyte का निर्माण है वो बिफोर बर्थ ऑफ फीमेल एनिमल, यानी जो फीमेल, जो मादा है, ह्यूमन बीइंग की जो मादा है, वो बिफोर बर्थ, उसके जन्म से पहले ही उसके अंडाशय में प्राइमरी oocyte का निर्माण हो चुका होता है। मीन्स जितने oocyte बनने होते हैं, जितने प्राइमरी oocyte बनने होते हैं, वो सब मादा के जन्म से पहले ही उसके अंडाशय में बन जाते हैं। जन्म के बाद oogonia से कोई प्राइमरी oocyte नहीं बनता। यहाँ पर ये आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा है। यह वाली जो प्रोसेस है, oogonia से प्राइमरी oocyte बनने की जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ ही कंप्लीट हो चुकी होती है। और हम जानते हैं कि जो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया है वो यंग स्टेज में आने के बाद, फीमेल के यंग स्टेज में आने के बाद स्टार्ट होती है। तो जब तक फीमेल यंग स्टेज में आती है तब तक उसकी जो ओवरी हैं, अंडाशय हैं, वो इनएक्टिव रहते हैं, यानी उनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता। जन्म से पहले ही जितने प्राइमरी oocyte बनने होते हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद जो ओवरी होती है वो इनएक्टिव होती हैं। और जब प्यूबर्टी आती है, जब यंग स्टेज आती है फीमेल की, तब जाकर के जो ओवरी हैं वो अंडाशय सक्रिय हो जाते हैं। और उन अंडाशय के सक्रिय होने से अंडाणु का निर्माण शुरू होता है। तो यहाँ ये जो प्राइमरी oocyte हैं ये ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। प्राइमरी oocyte की ग्रोथ होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, oogenesis में भी 3 प्रावस्थाएं होती हैं। मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ है मल्टीप्लिकेशन फेज सॉरी। फिर है ग्रोथ फेज। तो यहाँ जब यंग स्टेज होती है तब ये ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है। यहाँ ये ग्रोथ फेज है। उसके बाद ये जो थर्ड ये वाली स्टेज है, ये वाला फेज है, ये है मैच्योरेशन फेज। तो ग्रोथ फेज, ये जो प्राइमरी oocyte है इसकी ग्रोथ होगी यहाँ पर, ये इसकी ग्रोथ हो चुकी है। वैसे हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें आपको ग्रोथ होने के बाद प्राइमरी oocyte का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है। इसमें आपको नियर अबाउट इक्वल दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा बड़ा ये बनाना है। ये प्राइमरी oocyte की ग्रोथ हो चुकी है। अब इसके बाद ये वाली जो प्रावस्था है ये है मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में ध्यान देने वाली बात यह है कि मैच्योरेशन फेज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को हम कहते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन मीन्स जिसमें गुणसूत्रों का नंबर आधा हो जाता है पुत्री कोशिकाओं में। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो प्राइमरी oocyte है ये है 2n,
इससे जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, यानी ये बना है, एक तो सेकेंडरी oocyte बना है और ये पोलर बॉडी बनी है। इन दोनों में क्रोमोसोम्स का नंबर n और n है, आधा आधा, यानी 23 क्रोमोसोम्स सेकेंडरी oocyte में है और 23 इस पोलर बॉडी में है। तो इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जिसके द्वारा सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता। यह पोलर बॉडी का निर्माण oogenesis में ही होता है और ये पोलर बॉडी जो है वो अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाती हैं। इसके बाद इसमें होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड होने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि मियोसिस सेकंड तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स जो स्पर्म है अगर इस सेकेंडरी oocyte में एंटर करेगा तभी इसमें मियोसिस सेकंड होता है। ये आप डायग्राम में यहाँ देख भी रहे हैं, ये स्पर्म है, ये सेकेंडरी oocyte में एंटर कर रहा है। तो अगर सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंटर करता है तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के दौरान निर्माण होता है, ये सेकंड पोलर बॉडी है और ये है जाइगोट। और जाइगोट कब बनता है? जब सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन होने से स्पर्म की एंट्री हुई और स्पर्म की एंट्री होने के बाद अंडाणु को जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो मियोसिस सेकंड है वो नहीं होता और ये जो सेकेंडरी oocyte है यहीं तक इसमें प्रोसेस होती है। और जो सेकेंडरी oocyte है उसी का ओवुलेशन हो जाता है। मीन जो सेकेंडरी oocyte है उसको हम अंडाणु कह सकते हैं। यह अंडाणु पुटक से फॉलिकल से बाहर आ जाता है, उसके बाद ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इसको स्पर्म मिलता है तो निर्माण होता है जाइगोट का और अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो ये फिर डीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि oogenesis के अंदर पोलर बॉडी का निर्माण होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता। दूसरा ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा एक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होने से 4 स्पर्म का निर्माण होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि oogenesis की एक प्रोसेस के द्वारा यानी एक oogoनियम के द्वारा एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, बाकी के ये इसमें पोलर बॉडी का निर्माण होता है। यहाँ ये पोलर बॉडी का भी डिवीजन हो सकता है और इससे एक पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी का निर्माण हो सकता है, लेकिन पोलर बॉडी इसमें भाग नहीं लेती हैं, प्राणी के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। इसके पैरेलल ये आप जो दूसरा डायग्राम देख रहे हैं यहाँ ये है प्राइमोडियल फॉलिकल। ये प्राइमोडियल फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, प्राथमिक पुटक। फॉलिकल को पुटक कहते हैं। ये ग्रोइंग फॉलिकल है, ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर ये अंडाणु का निर्माण हो रहा है और यहाँ ये अंडाणु का निर्माण कंप्लीट हो गया है और ये फॉलिकल से बाहर आ गया है। फॉलिकल से अंडाणु के बाहर आने की प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। जब अंडाणु बाहर निकल गया है तो जो फॉलिकल बचा हुआ है इसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं। इस प्रोसेस में भी यहाँ पर ये oogoनियम है। oogoनियम में हम पढ़ लिए हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता रहता है समसूत्री विभाजन के द्वारा और ये हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज है।
तो oogonia के द्वारा अनेक oogonia का निर्माण किया जाता है। oogonia हम एक oogonia कहते हैं और oogonia बहुत सारे oogonia। फिर ये जो oogonia है यह ग्रोथ फेज में एंटर करेगा और ये प्राइमरी oocyte का निर्माण करता है। जैसा अभी अपन ने पहले बात की, आपको ग्रोथ फेज होने के बाद इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा दिखाना है। आपको ये बड़ा दिख भी रहा है यहाँ पर प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो ये आपको 46 ही नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी 46 है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है हमारी मैच्योरेशन फेज। इस मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी oocyte है इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिसके द्वारा ये सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो रहा है और एक ये पोलर बॉडी का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हैं। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये मैच्योर ओवम बना है और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो उसे हम जाइगोट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। उसे हम जाइगोट युग्मनज कहते हैं। पोलर बॉडी, एक पोलर बॉडी तो यहाँ बन रही है और इस पोलर बॉडी से फिर इसमें भी डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो 2 पोलर बॉडी इसके द्वारा बन रही हैं और एक पोलर बॉडी इससे बन रही है। तो यानी टोटल यहाँ पर 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अभी पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था कि 2 पोलर बॉडी का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसमें टोटल 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। कहीं कहीं 2 भी दिखाई हुई डायग्राम में दिखाते हैं और कहीं 3। तो ये जो पोलर बॉडी है वो टोटल डीजनरेट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो oogonia से ओवम बनने की प्रोसेस कंप्लीट होती है और इस प्रक्रिया को हम oogenesis अंडाणु जनन कहते हैं। यहाँ आप ये देखें कि जो ये डायग्राम है वो आपको अच्छे से समझ के लर्न करना है, आपको रटना नहीं है, रटने से याद नहीं होगा, आपको समझ के इसको बना के फिर देखना है कि इसमें आपको तीनों स्टेजेस बनानी है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। इन तीनों स्टेजेस के द्वारा इसको आपको समझ के ड्रॉ करना है। और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही जो प्रक्रिया हैं, दोनों ही प्रोसेस हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो oogenesis की प्रोसेस है इसको हम 2 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, प्री मियोटिक फेज और मियोटिक फेज, यानी अर्धसूत्री विभाजन से पहले की स्टेज और अर्धसूत्री विभाजन के बाद की स्टेज या फिर अर्धसूत्री विभाजन वाली स्टेज। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 2 प्रोसेस हैं, प्री मियोटिक यानी अर्धसूत्री विभाजन के पहले की स्टेज, तो ये वाली स्टेज आ जाएगी इतनी इसे तो इस इतनी प्रक्रिया को तो हम कहेंगे प्री मियोटिक स्टेज। और जो दूसरी ये वाली प्रक्रिया है, ये वाली जो फेज है, स्टेज है, इसे हम मियोटिक फेज कहेंगे। मियोटिक यानी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये यहाँ पर oogenesis की फेजेस यहाँ पर आपको दिख रही है। oogenesis इसकी 2 फेजेस है, प्री मियोटिक और मियोटिक। प्री मियोटिक अर्धसूत्री विभाजन से पहले की स्टेज और ये है मियोटिक स्टेज। अब मियोटिक स्टेज को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्री विटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। ये जो प्रक्रिया है इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रख लें, विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस का मतलब होता है योक का निर्माण। योक होता है पीतक और पीतक पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। चूँकि जाइगोट का निर्माण हो चुका है और जाइगोट से फिर प्राणी का निर्माण होना है, तो जाइगोट को पोषण प्रदान करने का जो कार्य है वो योक के द्वारा, पीतक के द्वारा किया जाता है। तो यह पीतक इस अंडाणु में ही उसका निर्माण होता है।
क्योंकि अंडाणु के द्वारा ही शुरुआती जो पोषण है वो प्रदान किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकती है कि विटेलोजेनेसिस क्या होता है, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो अर्धसूत्रीय विभाजन वाली प्रोसेस है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्री विटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। प्री विटेलोजेनेसिस मीन्स यौग के बनने से पहले वाली प्रोसेस, और विटेलोजेनेसिस मीन्स यौग के बनने की प्रक्रिया। तो ये दोनों यौग के आधार पर हैं। यौग बनने के आधार पर जो मियोटिक प्रावस्था है उसको डिवाइड किया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मियोटिक फेज है उसको भी आगे डिवाइड कैसे किया गया है। यौग बनने के आधार पर, पीतक बनने के आधार पर इसको डिवाइड डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए आप, जो प्री मियोटिक फेज है इसमें प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, और फिर ये जो प्राइमरी oocyte है वो आगे मियोटिक प्रावस्था में एंटर करता है। ये है मियोटिक फेज, जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। इस मियोटिक फेज में भी ये दो स्टेजेस हो सकती हैं, प्री विटेलोजेनेसिस जिसके अंदर यौग बनने से पहले की स्टेजेस आती हैं, और विटेलोजेनेसिस जिसके अंदर यौग बनने की प्रोसेस शामिल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस दोनों प्रोसेस को, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को, दोनों को कंपैरेटिवली भी स्टडी करना है। ऐसा नहीं हो एग्जाम में पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस और आप लेके आए oogenesis की प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो oogenesis की प्रोसेस है वो समझ आई होगी। इसका जो डायग्राम है वो आप ड्रॉ करके फिर आप इसको लर्न करें और अपने नोट्स बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।